मेटा सेंटर, ये सेंटर अभी जरूरत नहीं है, आगे टाइम लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा। चलो ठीक भाई, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। सवाल क्या है, देखो भाई देखो भाई देखो भाई, ओ हो, अपनी एक रॉड ले ली अपन ने। अच्छा, डेंसिटी अगर अपन रॉड को देखें ऐसे ऊपर, तो आप रॉड को अगर ऐसे देखो ऊपर, रॉड को ऐसे देखो तो यहाँ से हिंज्ड है, ठीक सर। इस पर एक लग रहा है mg नीचे, जो यहाँ से l/2 नीचे लगेगा। बिल्कुल सही सर, ये एंगल अपना थीटा बीटा है, ठीक है। तो mg जो लगेगा वो लगेगा कितना, डेंसिटी ऑफ रॉड इंटू एरिया ऑफ द रॉड इंटू लेंथ ऑफ द रॉड इंटू जी, और यहां लगेगा कहां पर, बिल्कुल सेंटर ऑफ द रॉड में। बिल्कुल सही बात सर। पर सोच के देखो तो पानी तो सिर्फ l' हाइट तक भरा हुआ है, l' तक। तो जो बायंसी लगेगी, क्या लगेगी बायंसी, क्या वो उस l' वाली हाइट के आधे पर लगेगी, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस वाटर तो यही होगा, वो यहां लगेगी, यहां, और वो लगेगी ऊपर FB, और वो यहां से दूरी कितनी होगी, l'/2। यस सर। जब बायंसी होगी कितनी, देखो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, दैट इज A इंटू l' इंटू G। अरे हाँ, रॉड हिंज है इसलिए वर्टिकल बैलेंस तो हिंज कर लेंगे, बिल्कुल सही। पर अगर हमें इनमें रिलेशन चाहिए, थीटा बीटा पता करना है, तो सोच के देखो, क्या इस पॉइंट A के अबाउट टॉर्क शुड बी 0, हिंज का टॉर्क शुड बी 0, मतलब टॉर्क ऑफ हिंज, टॉर्क ऑफ FB, टॉर्क ऑफ mg। क्या हिंज का टॉर्क तो 0 ही है, यानी कि टॉर्क ऑफ बायंसी फोर्स शुड बी इक्वल टू टॉर्क ऑफ mg। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब देखो ऐसे थोड़ा रॉड को ऐसे देखो, ये mg, ये बायंसी, लॉजिकली सोचो तो बायंसी, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा, सोचो बिल्कुल सही। यानी कि अगर अपन ध्यान से देखें तो देखो, हो, अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो अपने को बात समझ में आएगी कि बायंसी और mg, बायंसी और mg का, बायंसी सोच ऐसे घुमाना चाहिए और mg ऐसे घुमाना चाहिए, दोनों टॉर्क बराबर होना चाहिए। लॉजिकली सोचो तो FB का इधर वाला कंपोनेंट, क्या FB साइन थीटा घुमाएगा, अरे हाँ, ऐसे ही क्या mg का भी mg साइन थीटा घुमाएगा। यस सर, cos थीटा वाले इनसे पास कर जाएंगे। तो सोचो FB का टॉर्क कितना हुआ, FB साइन थीटा इंटू l'/2। अरे हाँ सर, और अगर FB का टॉर्क अपन ने पॉजिटिव माना तो mg का नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो लिखा जाएगा mg साइन थीटा इंटू l/2। अरे हाँ सर, 2 ने 2 को मार दिया। FB की वैल्यू कितनी है, रो ऑफ L A l' इंटू G इंटू l' इक्वल टू mg। m की वैल्यू कितनी है, mg की वैल्यू कितनी है, कहां गया, रो R A l G, साइन थीटा ने साइन थीटा को मार दिया तो कट गया वो तो दोनों तरफ, है ना, इंटू L, ये कहां गया, साइन थीटा कट गया, ये इंटू L। और हाँ, A ने A को मार दिया, G ने G को मार दिया, सब सही कर चल रहा है क्या, और हाँ सर, तो भैया आंसर इधर देखो तो आ गया ना, तो रो L/रो R इक्वल टू L²/L'²। अरे हाँ सर, l' निकाल लो, इससे जो तुम्हें निकाल लो, रिलेशन निकाल लो, l' आ गया तो भैया थीटा बीटा आ जाएगा, अगर ये हाइट वाइट आपको पता है तो। हाँ, वो डिपेंड करता है सर, कॉन्सेप्ट बेसिकली टॉर्क का मेरे को आपको सिखाना था, सेंटर ऑफ बायंसी और सेंटर ऑफ मास के अंतर पर, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ बायंसी के अंतर पर। एक बार आंसर देखना, सही चल रहा है क्या, अरे हाँ सर बिल्कुल सही चल रहा है, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। बोलो क्या मेरी बात क्लियर हुई है, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो। हाँ बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। अब क्या करें, बस हो गया ये, अरे हुआ कि नहीं हुआ,
फिर मैं कह रहा हूं इस कहानी को बहुत आगे तक ले जाया जा सकता है, अपन बहुत सारा कॉन्सेप्ट फिर भी इसमें पढ़ चुके हैं, है ना, पर ये कमी नहीं है, अनंत मैकेनिक्स बुझाई जा सकती है, इसमें कमी नहीं बिल्कुल। पर अपन अब दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं। कौन सा दूसरा सेक्शन? दूसरा सेक्शन अपना है, तो आंसर आ गया सर, हमें समझ आ गया। अब अपना सेक्शन कौन सा है? फ्लूइड मैकेनिक्स के याद करो, दो हिस्से बताए थे, फ्लूइड स्टैटिक्स और यहाँ फ्लूइड एट रेस्ट या फिर फ्लूइड एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर, और दूसरा कौन सा था? बहता हुआ पानी। अब हम इसको बात करेंगे, और बहता हुआ पानी भी हम आइडियल मानेंगे। कैसा मानेंगे? आइडियल। याद रहा, आइडियल फ्लूइड की दो प्रॉपर्टीज तो अपन बता चुके थे। क्या बता चुका था आइडियल फ्लूइड में? कि भैया वो तो एक तो इनकंप्रेसिबल है, अरे हाँ, इसीलिए याद करो क्या पास्कल्स लॉ और इन सबको जो दो चीजें मेजर अपन ने मानी थी आइडियल फ्लूइड में, जिसको अपन अभी पढ़ते हुए आए थे, वो क्या था? कि एक तो इनकंप्रेसिबल था, बिल्कुल सही बात, अभी भी हम ऐसा मानेंगे। दूसरा हम ऐसा मान रहे थे कि भैया जो अपना लिक्विड था वो इनकंप्रेसिबल भी था और उसमें कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं था, कोई फ्लूइड फ्रिक्शन नामक कोई चीज नहीं थी, जिसको हम इसी के अगले हिस्से में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे विस्कोसिटी के नाम से। वो यहां नहीं है, फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि कोई लॉसेस नहीं है, और आइडियल फ्लूइड में इनकंप्रेसिबल है। पर जब हम आइडियल फ्लूइड को फ्लो कराते हैं तो फ्लो कराने वाले में भी एक आइडियल प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या? वो अपने को पढ़नी पड़ेगी, उसे बोलते हैं स्टडी फ्लो। आप जो पढ़ रहे हो उसमें आइडियल तो है ही फ्लूइड, पर आप फ्लो मानोगे स्टडी फ्लो। ये स्टडी फ्लो का क्या मतलब है? थोड़ा एनिमेशन में कारों के थ्रू आपको समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं। क्या? मान लो बहुत सारी कारें जा रही है, ठीक। स्टडी फ्लो का क्या मतलब है कि मान लो ये पॉइंट ए है, अब समझो कि इस पॉइंट ए पर अगर ये काली वाली कार निकलेगी तब भी बीच से निकलेगी, ये पीछे जो एम्बुलेंस आ रही है ये भी बीच से निकलेगी, ये जो निकली थी वो भी 20 से निकली थी। मान लो कोई दूसरा पॉइंट है बी, यहां पे रफ्तार है वी मान लो 30 है। समझना अच्छे से, मैं ये नहीं कह रहा हूं स्टडी फ्लो का मतलब कि सब जगह रफ्तार सेम है, नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी एक जगह पर अगर एक कोई भी पार्टिकल, उस जगह पर जो भी पार्टिकल गुजरेगा उसकी रफ्तार वही होगी। जैसे इस जगह से निकलने वाली हर कार की रफ्तार कितनी? बी। जब भी इस पॉइंट से गुजरेगी दैट पार्टिकल और कार इज कंस्ट्रेंट टू मूव ओनली विद 20। Okay, I'm not saying that in the entire road the velocity is same everywhere. I'm not telling you this. But what I'm telling you is this: कि at a particular point, the velocity whenever a particle or a car is crossing that point is fixed. If this type of flows is there in water or liquid also, that is known as steady flow. आपको इसको बताने की जरूरत नहीं, आपको इस बात को समझना है। देखो अब लिक्विड आ गया, देखो if the velocity of fluid particle at any point does not vary with time, then the flow is said to be steady. मतलब इस जगह से जो भी पार्टिकल गुजरेगा उसकी रफ्तार मान लो v ही रहेगी। दिस इज कांस्टेंट विथ टाइम। हो सकता है यहां पर v डैश, दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट। आई एम नॉट सेइंग कि राम जब इस ए पॉइंट से गुजरा, राम मान लो कोई पार्टिकल है लिक्विड का, तब उसकी रफ्तार v होना जरूरी है, और जब वो ही राम बी पॉइंट से गुजरा तो उसकी रफ्तार v डैश होना जरूरी है या v1 होना जरूरी है। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। आई एम नॉट टेलिंग यू दैट द वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इज सेम। आई एम टेलिंग यू दैट वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इज सेम। ओहो, ये बेसिकली अजम्पशन है, ये मानकर ही हम हमारे जो आगे पढ़ाई करने वाले वो है क्या? लिक्विड भैया में कोई फ्रिक्शन नहीं है। दूसरा क्या है कि भाई लिक्विड अपना इनकंप्रेसिबल है। तीसरा अगर फ्लो कर रहा है तो ये स्टडी फ्लो है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टडी फ्लो? अगर अपन समझे द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स एट एनी पॉइंट डज नॉट वेरी टाइम देन द फ्लो इज सेड टू बी स्टडी फ्लो। हिंदी में से लिखे, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जितने भी पार्टिकल गुजरेंगे उन सभी पार्टिकल्स की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रफ्तार सेम होगी। हाँ, किसी और दूसरे पॉइंट पर की रफ्तार अलग हो सकती है, पर उस अगले पॉइंट पर भी सभी की पार्टिकल उस पॉइंट के लिए सेम होगी। क्या स्टडी फ्लो का मतलब समझा? जल्दी बच्चे समझ लेते हैं। स्टडी फ्लो मतलब पार्टिकल की रफ्तार हर जगह से नहीं, एक किसी भी पॉइंट पर से गुजरने वाले हर पार्टिकल की रफ्तार सेम होगी। अच्छा, इन दोनों बातों में अंतर है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस व्हाट आई एम टेलिंग यू। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो भैया,
अरे पक्का? हाँ सर, हाँ सर। तो स्टडी फ्लो समझ में आया। इसका मतलब जो हम बहता हुआ पानी पढ़ने वाले हैं उसमें भाई कोई फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं है, वो इनकंप्रेसिबल है और स्टडी फ्लो है। कैसा फ्लो है? स्टडी फ्लो। अच्छा, इसमें एक और थोड़ा सा इसमें assumption मानेंगे, क्या भी आगे आएगा। पहले स्टडी फ्लो को समझो। पहले किसको समझो? स्टडी फ्लो को समझो। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। आगे चलते हैं। ये कहलाया स्टडी फ्लो। क्या कहलाया? स्टडी फ्लो। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। बात समझ आई सर? चलो भाई, अनस्टडी फ्लो, भाई जहां ऐसा ना हो, जहां स्टडी फ्लो ना हो, एक ही जगह से गुजरने वाली की रफ्तार किसी कार की अलग, किसी की अलग, नॉर्मल बात। कोई कार लाल वाली 30 से निकली, कोई 35 से, कोई 25 से, तो क्या कहलाएगा? अनस्टडी फ्लो। जो स्टडी फ्लो नहीं है वो अनस्टडी फ्लो है, यानी कि वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंट कार्स विल बी डिफरेंट। दिस इज नोन एज अनस्टडी फ्लो। ये वही वाली बात, इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स एट एनी पॉइंट इज वेरिंग विद टाइम, देन द फ्लो इज सेड टू बी अनस्टडी फ्लो। वेरिंग विद टाइम, वो तो मेरे हिसाब से अपने आप समझ में आ गया होगा कि अनस्टडी फ्लो क्या होता है। पर हम जो लिक्विड मानेंगे उसमें कैसा फ्लो होगा? स्टडी फ्लो होगा। कैसा होगा? स्टडी फ्लो होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलो। हम ये मानना पड़ेगा जो हम लिक्विड पढ़ रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं फ्लूइड मैकेनिक्स में जो इंजीनियर्स होते हैं, वो जो फ्लूइड मैकेनिक्स इंजीनियर्स होते हैं, पता नहीं कितनी पढ़ाई करते हैं, है ना। अपन अभी कुछ आइडियल चीजें मान के ही काम को कर रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर, बात तो आपकी क्लियर है, समझ भी आ रही। तो स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो समझ गए। हमारा लिक्विड भैया अगर बहता हुआ पानी ले रहे हैं तो भैया कोई उसमें फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, उसमें कोई इनकम्प्रेसिबल, वो कंप्रेसिबल नहीं होना चाहिए, और स्टडी फ्लो होना चाहिए। एक दो चीजें और जो अपने को समझनी चाहिए। स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो का क्या मतलब? देखो, एक कारें जो है ना, देखो स्टडी फ्लो तो है ही, कारों को समझे। कारें ना स्ट्रीमली चल रही है, मतलब देखो इस ट्रैक वाली इसी ट्रैक पर है, इस वाली इसी ट्रैक पर है, इस वाली इसी ट्रैक पर है, एक दूसरे की ट्रैक चेंज नहीं कर रही, नॉट चेंजिंग ट्रैक। अरे हाँ, इनकी ना एक पहले से फिक्स्ड पाथ है इनका, कि राम श्याम सीता गीता इसी लाइन को फॉलो करेंगे, अमन आयुष अंकित इसी को फॉलो करेंगे, शीला दिला इसको ही फॉलो करेंगी। अरे यस और नो, वो एक दूसरे के पाथ को क्रॉस नहीं करते, उनके पाथ पहले से प्री डिफाइंड है, उसी पे वो चलते। हमारा फ्लूइड ऐसे भी फ्लो कर रहा है। ओहो, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये कार ने इसको चेंज कर लिया, इसको चेंज कर लिया। स्टडी फ्लो अलग चीज है, स्ट्रीमलाइन फ्लो अलग चीज। स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब द पाथ ऑफ द पर्टिकुलर सेट ऑफ पार्टिकल्स इज फिक्स्ड एंड दे विल नॉट चेंज इट, एंड दे विल नॉट चेंज इट। दिस इज नोन एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। कार की बजाय अब इस पाइप को समझते हैं। पाइप में मान लो लिक्विड ऊपर से नीचे जा रहा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अपना पार्टिकल इसी पाथ को फॉलो करेगा, ये इसी पाथ, ये बार बार जो भी पार्टिकल गुजरेंगे इस वाली लाइन से जो गुजरेंगे वो इसी पाथ को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं वो दूसरे के पाथ में घुस गया, वो इसमें घुस गया, नहीं। So fluid particles following parallel path without any literal mixing, एक दूसरे के पाथ में वो घुसते नहीं हैं। ये भी हम हमारे फ्लूइड फ्लो में मानते हैं कि ये क्या कहलाता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो तुम खुद जानते हो, आगे इसमें आखिरी में तुम्हें थोड़ा स्ट्रीमलाइन फ्लो कब नहीं होता उसके लिए रेनॉल्ड नंबर वगैरह बताऊंगा, अभी उसके लिए परेशान मत हो, ज्यादा तुम्हारे लिए नहीं है। अब ये समझो, हम जो भी हम लिक्विड फ्लो कराएंगे उसमें फ्लो कैसा है? स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्टडी फ्लो। मार्क पहले समझ में आना चाहिए। सर फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं है सर, इनकंप्रेसिबल नहीं है सर, वो स्टडी फ्लो को फॉलो करता है, वो स्ट्रीमलाइन फ्लो को फॉलो करता है। इसको अच्छे से लिखो, वो पार्टिकल्स का पाथ फिक्स्ड है, वो एक दूसरे के पाथ में नहीं जाते हैं। स्ट्रीमलाइन एकदम सैनिक की तरह छक 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 छक, सब अपनी अपनी ट्रैक पे चल रहे हैं। अरे हाँ, अरे हाँ, ऐसा समझो तो भिड़ ही नहीं रहे। क्यों नहीं भिड़ रहे? सबका पाथ फिक्स्ड है।
मेरी रफ्तार यहाँ 10 थी, यहाँ 20 थी, तो मेरे आगे वाले की भी यहाँ 10 थी, यहाँ 20 थी, क्योंकि स्टडी फ्लो बिल्कुल ऐसा मान लिया हमने, कोई नहीं टकरा रहा, सब अपनी रफ्तार से चल रहे। रफ्तार चेंज कर सकते हैं अपनी, पर अगले ने भी वैसे करी थी, अपन ने भी वैसे करी, अब बिल्कुल फिक्स पाथ, परफेक्ट फॉलोवर। ओ बात तो सर आप सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। हाँ, तुम्हारा क्या क्या हो गया भाई? फ्रिक्शन नहीं है भाई, कंप्रेसिबल नहीं है भाई, स्टडी फ्लो है भाई, स्ट्रीमलाइन फ्लो है भाई। यही ज्यादा काम आते हैं। एक और चीज मैं बता देता हूं, हालांकि उसको तुम्हारे लिए ज्यादा यूज नहीं आएगा, उसे बोलते हैं इरोटेशनल बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड। उसका क्या मतलब है मैं समझाता हूं, हालांकि ज्यादा तुम्हारे नहीं, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे को, नहीं भी बात बोली जाए तो भी चलेगा। चलो बोलो, क्या बात समझ आ गई क्या? अरे बोलो भाई, ये बात समझ आ गई क्या? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर, बात तो ये आपकी समझ आ गई, अच्छी भी लग रही है, मौज के साथ, बढ़िया साथ, वाह वाह, आगे चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई। टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं जो स्ट्रीमलाइन नहीं होता, ऐसे ऐसे ऐसे। टर्बुलेंट फ्लो का सिंपल इतना मतलब रख दो, जो स्ट्रीमलाइन नहीं है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर, रैंडम एंड chaotic मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, ऐसे 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 ऐसे। जो स्ट्रीमलाइन एंड स्टडी फ्लो को फॉलो नहीं करते। जनरली ऐसा तब होता है जब आप फ्लूइड की बहुत रफ्तार बढ़ाते हो, और हम जो पढ़ेंगे उसमें टर्बुलेंट फ्लो है ही नहीं। पर याद रखना, जो स्ट्रीमलाइन और स्टडी फ्लो नहीं है वो टर्बुलेंट है, ऐसे chaotic मोशन है, रैंडम, इरेगुलर। तो हम समझ गए टर्बुलेंट फ्लो का क्या मतलब होता है, हम समझ गए कि स्ट्रीमलाइन फ्लो का क्या मतलब होता है, हम समझ गए स्टडी फ्लो का मतलब क्या होता है, अनस्टडी का क्या होता है, समझ आता है। हमारा लिक्विड कैसा है, ध्यान से समझें। हमारा लिक्विड है बिना किसी फ्रिक्शन के, इनकंप्रेसिबल है, बिल्कुल सही बात, और साथ ही साथ वो स्टडी फ्लो को भी फॉलो करता है, और वो स्ट्रीमलाइन फ्लो को भी फॉलो करता है। और रे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। ठीक है, ये समझ गए। स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट व्हेन इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ फ्लो। बहुत ज्यादा वेलोसिटी कर देते हैं ना अगर पानी की या लिक्विड की, तो ऐसा होता है। कब ऐसा होता है वो भी एक नंबर बताऊंगा, रिनॉल्ड्स नंबर वो कहलाता है, अभी उस पर मत जाओ, ज्यादा नहीं है वो तुम्हारे लिए। अब देखो ध्यान से, एक और बात, इरोटेशनल फ्लो। हम ऐसा मानते हैं स्टडी फ्लो भी है, स्ट्रीमलाइन भी है, और हम ऐसा मानते हैं कि मान लो कि एक ऐसा पार्टिकल है, ऐसा समझो एक बॉल छोड़ दो आप पानी में, बहते हुए पानी। अब वो बॉल ना चले तो सही, पर वो घूमे नहीं, समझे? वो बॉल, इफ वी रिलीज, इरोटेशनल बिहेवियर का क्या मतलब, बेसिकली बॉल पर टॉर्क नहीं लग रहा, आप ऐसा समझो कि इफ वी रिलीज अ बॉल इन फ्लोइंग फ्लूइड and ball does not rotate, then this type of flow is known as irrotational flow। हालांकि फिर मैं कह रहा हूं ये नहीं भी बताता तो भी चल जाता, पर कहीं देख लो तो परेशान मत होना। हम जो फ्लूइड मान रहे हैं वो इरोटेशनल भी है, मतलब उसमें अगर किसी बॉल को छोड़ दूंगा तो वो सीधी अपने पाथ को लेती हुई चली जाएगी, घूमेगी नहीं, टॉर्क नहीं लगाएगी। अच्छा, ऐसा हम फ्लूइड फ्लो मानते हैं। हम कैसा, अब हम सोचो बहते हुए पानी की क्या हमारी आइडियल कंडीशंस है, ध्यान से समझे। फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं है, कंप्रेसिबल नहीं है, स्टडी फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, इरोटेशनल फ्लो है। इतनी अजम्पशन मानेंगे, रियल फ्लूइड जो होता है ना अपने जीवन में, उसमें हो सकता है ये कोई भी ना हो अजम्पशन। तो इसीलिए कह रहा हूं बहुत टफ चीजें चली जाती है। अपन इतने अजम्पशन मान के पढ़ रहे हैं, और आपके यही मान के सवाल आएंगे, थोड़े बहुत नहीं आएंगे, वो मैं इसके आखिरी में बताऊंगा। पर आपके लिए 99% सवाल, 95% सवाल इन्हीं पे आएंगे, ये मान कर ही। और नहीं बोला होता है सब मानना है जो मैं आपको कह रहा हूं। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। ठीक, समझ गए सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया, वाह वाह। देखो आ जाओ, मजा आया, ये तो हो गया, बात समझ गया। ठीक है।
Fluid dynamics assumption. Ideal fluid is incompressible, no fluid friction or non-viscous fluid. Fluid has uniform density. हम जानते हैं streamline flow, irrotational flow, steady flow. ये अपन जानते हैं. चाहो तो इसमें ये लिख लो, एक और जोड़ लो, steady flow. वो वैसे streamline flow का पार्ट आप मान सकते हो, बट ठीक है. Steady flow. अरे हाँ सर, इतने assumption हम लेते हैं. डेंसिटी कहीं चेंज नहीं हो रही, इनकम्प्रेसिबल है. हालांकि डेंसिटी चेंज तो हम वैसे भी मान ही लेते तो है ही, ठीक है, पर लिख लेते हैं. तो भैया आइडियल फ्लूइड में क्या है? इनकम्प्रेसिबल है, कोई विस्कस फ्लूइड नहीं है, यानी कि कोई फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं है, स्टडी फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, इरोटेशन फ्लो है. लो भाई, आइडियल फ्लूइड और आइडियल फ्लो जब माना जाएगा तब अपन अपने आगे वाली कहानी को पढ़ेंगे. अरे हाँ सर, तब हम अपनी आगे वाली कहानी को पढ़ेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे. ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर. चलो रे भाई, आ जाओ रे भाई, समझ आ गया. अब एक चीज कहलाती है, बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है? जैसे समझो, अगर तुमने कभी देखा हो पाइप के मुंह को ऐसा आधा दबा दो तो पानी तेज निकलने लगता है. अरे हाँ, बात तो सही है. सिंपल मास कंजर्वेशन. सोचो, एक मोटे पाइप से पानी घुसना चालू हुआ, हमने पाइप का सिरा पतला कर दिया, ये कम कर दिया. क्या A2 इज लेस देन A1? समझ आ रहा है? अरे हाँ, तो सोच, अगर तू ऐसे एरिया कम कर देता है, तो अगर एरिया ऐसे कम कर देता है तो पानी तेज हो जाता है. क्यों? सिंपल. मान लो कि यहां से, मैं से पानी पहले बह रहा है, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं. मान लो कि ऐसे एरिया A1 है, ठीक, और ऐसे पानी बह रहा है B1, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ऐसे B1. तो सोचो, एक सेकंड में कितनी वॉल्यूम पानी बाहर आ जाएगी? क्या V1 लेंथ का पानी बाहर आ जाएगा? अरे हाँ सर. और एरिया कितना? A1. तो सोचो एक सेकंड में कितनी लेंथ का पानी बाहर आएगा? रो इंटू A1 इंटू V1. सोचो, अगर सब कुछ पूरा पानी से पाइप भरा हुआ है तो एक सेकंड में जो पानी वाटर क्रॉसेस ए और बी क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं. वाटर क्रॉसेस ए क्रॉस सेक्शन in 1 second equal to water crosses B cross section in 1 second. लॉजिकल है. एक सेकंड में जितना पानी एक क्रॉस सेक्शन से गुजरेगा उतना ही बी से भी निकलना चाहिए, तो पानी एक्यूमुलेट हो जाएगा, पाइप फूट जाएगा. सर, मास जितना एक सेकंड में अंदर घुसा ए से उतना ही बी से निकलना चाहिए, क्योंकि पहले से ही तो अपना पानी भरा हुआ. ये बात सही. अब सोच, एक सेकंड में कितना पानी, इस लॉजिक से एक सेकंड में कितना पानी घुसा? रो A1 V1. अच्छा, रो चेंज नहीं हो रहा, बराबर रो A2 V2. जो निकला, रो ने रो को मार दिया, तो A1 V1 बराबर A2 V2. ये जो A1 V1 बराबर A2 V2 है, ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि डेंसिटी सेम है. तो A1 V1, तो जहां एरिया होगा कम वहां रफ्तार हो जाएगी ज्यादा. इसलिए जब आप पाइप के मुंह को थोड़ा दबाते हो तो आप A कम कर देते हो तो V बढ़ जाता है. अरे हाँ सर. एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज व्हाट? सिंपल मास कंजर्वेशन है. दिस इक्वेशन इज नोन एज व्हाट? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. क्या कहलाती है? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. क्या मेरी बात समझ आई है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा. अरे सोच लो. दिस इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. ठीक सर. बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर, वाह वाह सर. अब क्या करें सर? देखो रे भाई, A1 भी याद रखना इक्वेशन. A1 V1 बराबर A2 V2. और हाँ सर, अब देखो कुछ नहीं, मल्टीपल कर ले, तेरे खुद बता देगा. अगर ऐसी सिचुएशन हो तो A1 से आया पर दो आउटलेट हो गए, दो पाइप बने. बोलो क्या लिखोगे इसमें इक्वेशन? मल्टीपल आउटलेट बना. A1 V1 इक्वल टू A2 V2 प्लस A3 V3. क्या लिखना? टफ बात थी.
क्या ये लिखना टफ बात थी? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? बोलो भाई, क्या ये लिखना टफ बात थी? क्लियर है? वही तो लॉजिक है भाई। A1 V1 बेसिकली दो पाइप में टूट गया तो A2 V2 प्लस A3 V3, जितना पानी यहां से निकलेगा वो इसमें और इसमें डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। खत्म। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर मल्टीपल में आ जाए तो ऐसे कर लेना, उसमें कौन सी खास बात है? अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, जोरदार कह रहे हो सर, मौज के साथ कह रहे हो। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, क्रिस्टल क्लियर सर। ओके, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, समझ आ गया सर। अब क्या करें सर? ध्यान से सुनो, सुनते चलो, बढ़ते चलो। देखो और देखो, अब तुमने कभी देखा हो तो वो रियल एक्सपीरियंस है, नल से पानी खोलते हैं, ऐसे खोलो, जब वो पानी की जो धार जिसे आप कहते हो, सोचो वो जब नीचे आती है ना तो पतली हो जाती है। अरे हाँ सर, जो पानी से नल खोलते हो तो नल का मुंह मान लो इतना है, तो उससे जब पानी की धार नीचे आती है, अरे हाँ, तो पतली हो जाती है अपने आप। इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की वजह से सोच क्यों हो जाती है अपने आप, बिना पाइप के पतली हो जाती है? क्योंकि जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आता है, मान लो कि आपका पानी का मुंह जहां पे, वहां पे पानी नीचे U0 से आ रहा है और उसका एरिया A1 है। आपसे पूछा जाए H हाइट नीचे पर क्या A2 होगा? ये आज कोई पूछ ले, बोला पूछ ले, क्या पतला होता है? ऑब्जर्व करा है कितना पतला होता है? पूछ ले कोई, अपन कर सकते हैं। सोचिए ग्रेविटी में गिरता है पानी, तो क्या नीचे आने में इसकी रफ्तार बढ़ती है? तो एरिया कम होना जरूरी हो जाए। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। चल कर सकता है क्या इसको? कर, यू फाइनल निकाल सकता है तू ग्रेविटी के इक्वेशन लगाकर। U0 पता है तेरे को, A2 निकाल सकते हो तुम लोग, A2 निकाल सकते हो तुम लोग। और लॉजिकली सोचो, धार क्यों पतली होती है, पानी क्यों पतला हो जाता है, इसको कर सकते हो तुम लोग। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले। अरे हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ, बोलो रे भाई, सोचो रे भाई। अरे हाँ सर, सोचो अगर कोई पार्टिकल U0 से आया और H हाइट नीचे गिरा तो U फाइनल क्या होगा? अगर एक्सेलरेशन G है तो अपन इक्वेशन लिखेंगे V फाइनल स्क्वायर माइनस V इनिशियल स्क्वायर इक्वल टू 2AS। V फाइनल स्क्वायर इज U फाइनल स्क्वायर माइनस V इनिशियल इज U0 का स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन G, H की जगह H। क्या U फाइनल जो अपन बोल रहे हैं वो आया U0 स्क्वायर प्लस 2GH। अरे हाँ सर, सिंपल ग्रेविटी लगा ली, सिंपल, परेशान मत हो। तो बोलेगा सर ए तो हमेशा माइनस G लेते हैं, तो माइनस G ले ले, तो H को भी माइनस H ले लेना अगर ये ओरिजिन मान ले तो दोनों अपने आप पॉजिटिव आ जाएंगे। हाँ, ये बात तो सही है। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा दो, A1 U0 इक्वल टू A2 U फाइनल दैट इज अंडर रूट ऑफ नॉट स्क्वायर प्लस 2GH। और हाँ, तो A2 की वैल्यू कितनी आई? A1 U0 अपॉन अंडर रूट ऑफ नॉट स्क्वायर प्लस 2GH। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो A2 की वैल्यू आ गई बराबर A1 U0 अंडर रूट ऑफ U0 स्क्वायर प्लस 2GH। ऐसे घट गया, ऐसे घटता है, और घटता हो दिखता भी है हमको, इसीलिए ऐसा होता है, इसीलिए ऐसा होता है। मैं बताऊं जो मैं बोला क्या चमका? अरे हाँ सर, थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही है, थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही है, अच्छा भी लग रहा है। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर क्लियर है सर। आ गया आंसर A1 U0 अंडर रूट ऑफ U0 स्क्वायर प्लस 2GH। यू हैव इंक्रीजेड इन H एंड फ्लो बिकम टर्बुलेंट। ठीक है, छोड़ो। हो, अब अपन क्या पढ़ेंगे? बर्नौली, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। इसमें वो सारे अपन चीजें मान रहे, स्ट्रीमलाइन फ्लो, रोटेशनल फ्लो। बर्नौली इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ वर्क पावर एनर्जी। ओके, इट इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ वर्क पावर एनर्जी। क्या पढ़ेंगे अपन अब? बर्नौली। तो बर्नौली अब अपन पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी की प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी है? वर्क पावर एनर्जी। फ्लो की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बोल दिया, फिर वापस एक बार बोल देता हूं कि भाई इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए, स्टडी फ्लो होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए,
रोटेशनल इफेक्ट होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, कोई फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इसको करते कैसे हैं, सुने ध्यान से। आओ देखो, बात आपको समझ आएगी। कैसे आएगी सर? देखो भाई, बताओ भाई, देखो रे भाई, बारे भाई, देखो भाई। मान लो कि अपना एक पाइप है, ऐसे दिखाई दे रहा है पीछे? हाँ सर दिखाई दे रहा है। अपना एक पाइप है ऐसे, ये अपना P1, ये अपना P2। इस पाइप में ये लिक्विड है, समझ में आ रहा है? लिक्विड कैसे, कंफ्यूज मत हो ना बिल्कुल। देखो ये ऐसे पाइप था, इसको पाइप के पानी को मैंने ऐसे एज्यूम करा, इस सेक्शन को, बस बोलो क्लियर। ये पानी यहां पर था P1, ये था P2। P1 पानी था, मतलब एक सेक्शन में पाइप भरा हुआ है। आप समझो पाइप ऐसे, इस पाइप की ग्राउंड हाइट H1 है, इस वाले सेक्शन की, इस वाले सेक्शन की हाइट H2 है। ठीक, समझो जो इस वाले, ये पानी का अपन एक सेक्शन मान लिया, इसको एक ब्लॉक टाइप मानो, थोड़ी फील करो ऐसे। समझो इस वाले पानी के लेफ्ट में जो पानी है वो इसमें प्रेशर लगा रहा है P1, और इस जगह का क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1। ठीक सर, ऐसे ये जो पानी का, जो आपने पानी का सेक्शन माना, उसके इधर वाला जो राइट वाला पानी है वो इसमें प्रेशर लगा रहा है P2। ऐसे लगाएगा, जाहिर सी बात है, दोनों तरफ प्रेशर ऐसा आएगा, बिल्कुल सही। और इस जगह क्रॉस सेक्शनल एरिया A2, पर ये ग्राउंड से H2 हाइट पर है, तो पानी ऐसे गया। अच्छा, वो अपनी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 बराबर A2 V2 तो वैलिड है ही, तो वैलिड है, क्योंकि आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो है, सारी चीजें हैं, अपना कोई मास लॉस नहीं हो सकता। तो A1 V1 बराबर A2 V2, वो अपना सॉर्टेड है। ठीक सर, वो अपना सॉर्टेड है, वो अपने को बात समझ आती है, वो क्लियर है एकदम सर। ठीक सर, अब एक बात समझो कि ये A1 V1 A2 V2 देखो कर क्या रहे हैं अपन, देखना। ओ हो, ध्यान समझना, इसने क्या लिखा समझना। मान लो, फिर से देखना, ये मान लो सिचुएशन थी पानी की T=0 पर, ऐसे बहुत थोड़ा सा टाइम गुजरा dt, तो क्या पानी थोड़ा थोड़ा आगे सरक जाए? यहां वाला पानी कितनी रफ्तार से सरकेगा? मान लो यहां पे रफ्तार है V1 और यहां पे रफ्तार है V2। अब देखना अगला डायग्राम, अगला एनिमेशन देखो। T से लेकर T+dt में पानी सरका, देखिए ये वाला पानी, ध्यान से सोचो, तो ये यहां से लेकर यहां तक सरका और ये यहां से यहां तक सरका। अगर आप इमेजिन करो तो आप ऐसा मान सकते हो कि यही पानी उठकर, वी कैन अज्यूम कि जो पानी इतना सा था ना, यहां वाला पानी, वही उठ के वहां चला गया एक तरीके से, क्योंकि यहां से सरका ऐसे, उसी ने सरक के वहां गया। तो यहां रामश्याम सीता गीता थे, वहां पे भी वो कुछ वैसे ही थे। अरे यस और नो, आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि वी कैन अज्यूम ये वाला पानी, वी कैन अज्यूम दैट दिस वाटर शिफ्टेड प्लेस। प्रूफ, वैसे तो थ्योरम है, आपको याद होनी चाहिए। प्रूफ विल गिव यू अ फील अबाउट द सब्जेक्ट। ओके सर, सो वी कैन अज्यूम दैट दिस वाटर शिफ्टेड इट्स प्लेस। अरे हाँ, तो बाकी बचा हुआ जो पानी है, ये पानी, ये वाला, इसमें कोई बदलाव नहीं आया T से लेकर T+dt में। आप ऐसा समझो कि जो यहां वाला पानी था, ये उठकर यहां चला गया एक तरीके से। हालांकि असलियत में सब थोड़े 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 शिफ्ट हुए, पर हम बाकी सबका वैसे का वैसे ही मान लें, बस ये मान लें कि यहां का पानी उठ के वहां चला गया। अरे हाँ सर, तो क्यों ना इस पूरे पानी पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं। अब समझे डीएम मास कितना है। हम एक बात जानते हैं कि A1 V1 बराबर A2 V2 है। ये जो डीएम मास आप समझे, आप समझना, जो यहां वाले सेक्शन को आप समझो, A1 वाले एरिया को आप ध्यान समझो। यहां पर जो पानी सरका dt टाइम में, क्या वो सरका V1 dt? अरे हाँ, और कितनी रफ्तार से? V1 से, तो dt टाइम में कितना पानी सरक गया? V1 dt। अरे हाँ, अच्छा सोचो, इसका एरिया कितना है? A1। तो सोचो डीएम मास जो इसके अंदर होगा, क्या वो होगा रो A1 V1 dt? रो A1 V1 dt। अरे हाँ सर, जो पानी हिला dt में, जो इतना सर, ओए, अरे हाँ, क्या यहां जो ये डीएम आया, क्या वो भी यही डीएम है? बोलो क्यों? वो क्या होगा, ध्यान समझो, इस वाली जगह पर ये ऐसे इधर सरकेगा V2 dt, और ये क्रॉस सेक्शन कितना? A2, पर मास तो वो का वो ही है, तो लिखेंगे रो A2 V2 dt। पर हम जानते हैं A1 V1 बराबर A2, तो डीएम तो सेम होना ही था, इसीलिए तो हमने माना कि ये वाला मास निकलकर यहां से वहां चला गया। थोड़ी फील करनी पड़ेगी प्रूफ के लिए, दिमाग चलाना पड़ेगा, इतनी आसानी से वो नहीं आएगा। ओके सर, बात समझ आई सर? अब समझो, अगर तुम इस सेक्शन को ध्यान से देखो
तो जो डीएम मास है इसके अलावा कोई मास में बदलाव नहीं आया, बस राम की जगह श्याम ने श्याम की जगह सीता ले, ठीक है। बट यही वो मास था जो ऐसा समझो इस जीटी टाइम में उठकर यहां से यहां पहुंच गया। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही। अब इस सेक्शन को देखो ध्यान से, डीएम तो अपना ऐसे अपन लिख सकते हैं रो a1v1 dt या फिर रो a2v2 dt, और डीवी जो वॉल्यूम है वो है अपनी a1v1 dt या फिर a2v2 dt। बिल्कुल सही, ठीक, वो अपने को समझ आ गया। वॉल्यूम, ओह छोटी सी वॉल्यूम जो है उसके बारे में, ठीक। अब अपन समझे, अगर अपन इसको ध्यान से देखें तो अपने को समझ में आएगा कि भाई उन इक्वेशंस को मैं यहां लिख लेता हूं, रुक जाएगा। ये अपन ने यहां पे लिख लिया, ये अपना डीएम, डीएम की वैल्यू अपनी कितनी आई, रो a1v1 dt या फिर रो a2v2 dt, ठीक। ये बात अपने को समझ आ गई, a1v1 बराबर a2v2। हम ये भी समझ गए कि ये डीएम मास ही उठकर यहां से यहां पहुंचा है। अब तुम बहुत ध्यान से देखो तो जो पूरा सेक्शन है, इस वाले सेक्शन को देखो, इसमें इधर से कार्य करा P1 ने, इधर से कार्य करा P2 ने। देख P1 ने ऐसे फोर्स लगाया, अगर फ्लो ऐसे हो रहा है तो P1 इंटू A1, क्या यहां का फोर्स हुआ, ये जो फोर्स लगाया यहां वो कितना हुआ, P1 A1। इस फोर्स ने कार्य कितना करा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, अपन लगाने वाले वर्क एनर्जी थ्योरम। और हाँ सर, अगर तुम्हें याद हो तो अपन ऐसे लिखते थे, वर्क डन बाई फोर्सेस इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। और हाँ सर, वर्क डन बाय फोर्सेस में अगर आप ध्यान से देखो तो P1 ने एक कार्य करा, P2 ने एक करा, ग्रेविटी ने एक करा। और हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, यस सर। ध्यान सोचो तो वर्क डन कितने, 3 के हुए, वर्क डन बाई P1, वर्क डन बाई P2 प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं वाटर के इस सेक्शन में, उसको एक अलग मानकर जो डीटी टाइम में ऐसे शिफ्ट हुआ, तो टी से लेकर टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू dt तक में हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं इस पानी के सेक्शन पर। और हाँ सर, अब देख P1 द्वारा वर्क डन, देख फोर्स कितना, P1 A1, और हाँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना सर V1 dt। और हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अगर V1 रफ्तार मानी अपन dt टाइम के लिए तो यहां पे P1 ने कितना धकेल दिया dt टाइम में, V1 dt, यस सर। और पॉजिटिव, अच्छा P2 का सोचो, P2 फोर्स लग रहा है इधर P2 A2, पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, क्या वर्णन होगा नेगेटिव, क्या वर्णन होगा नेगेटिव, हाँ सर बिल्कुल नेगेटिव होगा, तो माइनस P2 A2 V2 dt। समझ में आया क्या ये, और हाँ सर। अच्छा सोचो, ग्रेविटी का वर्णन, क्या डीएम मास उठकर यहां से उठकर यहां चला गया, H1 हाइट से उठकर H2 पर चला गया, क्या वो उठ गया H2 माइनस H1, mg कहां लगा नीचे, dmg। और हाँ डीएम मास माना ना अपन ने, और हाँ सर क्या डीएम, ध्यान से सोचो बिल्कुल लॉजिकली सोचो, तो डीएम ने वर्क कितना करा, डीएमजी लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, और हाँ तो वर्क डन नेगेटिव, तो लिख लो माइनस dmg फोर्स इनटू हाइट डिफरेंस दैट इज H2 माइनस H1। क्या लिखते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी, mg, h कितना हो गया यहाँ पे H2 माइनस H1। और हाँ सर, इसे तुम ऐसे भी लिख सकते थे u फाइनल माइनस u इनिशियल, क्या वर्क डन बाय ग्रेविटी कैन बी रिटन एज u फाइनल माइनस डेल्टा u माइनस डेल्टा u, देख मैंने वही लिखा है dmg H2 प्लस dmg H1। और हाँ बात सर आप सही कह रहे हो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ dm v2 स्क्वायर माइनस हाफ dm v1 स्क्वायर। ओ हो, हाफ dm v2 स्क्वायर माइनस हाफ dm v1 स्क्वायर। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, और हाँ समझ आई सर यहां। अब सोच, क्या a1 v1 dt को dm बाई रो लिख सकते हैं, ऐसे ही क्या a2 v2 dt को भी लिख सकते हैं, तो यहां लिखो P1 dm बाई रो माइनस P2 dm बाई रो माइनस dmg H2 माइनस H1 हाफ dm
V2 स्क्वायर माइनस हाफ DM V1 स्क्वायर। और रे हाँ, DM 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 DM। और रे वाह सर, बात तो समझ आई। अब देखिए इसको ऐसे लिखो, P1 माइनस P2, रो को इधर ले गए तो रो माइनस रो GH2 प्लस रो GH1 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। और रे हाँ सर, आप समझ, P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर एक तरफ ले लो, P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। और रे हाँ सर, अब अच्छा सा लग रहा है। मतलब किसी भी एक जगह पर मान लो यहाँ पे रफ्तार है V3, ये हाइट कितनी है H3 मान लो, तो क्या इसको लिख सकता हूं, यहाँ पे प्रेशर है P3, कैसे लिख सकता हूं, P3 प्लस रो GH3 प्लस हाफ रो V3 स्क्वायर। और रे हाँ सर, मतलब क्या किसी भी एक पॉइंट की ये पैरामीटर कांस्टेंट हैं, कौन से, P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर फॉर एनी पॉइंट इन अ फ्लोइंग फ्लूइड जो कि आइडियल है। ये टर्म तीनों मिलाकर P प्लस रो GH, इसको फिजिक्स के टर्म में प्रेशर हेड, हाइट हेड, ये वो वेलोसिटी हेड बोलते हैं, तुम मत परेशान हो उसके लिए। P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ तो फील के लिए बताया था, ये रात को 2 बजे भी बर्नौली थ्योरम या थ्योरम अपने को याद होनी चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। तो P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर। ओके सर, बात समझ आई सर, डर तो लगा सर पर अच्छा लगा। किसी भी एक जगह पर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसमें बहुत सारे पॉइंट है, पर किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की क्या चीज बराबर है, प्रेशर नहीं, वेलोसिटी नहीं, हाइट नहीं, तो क्या बराबर है, ये तीनों का सम। तीन कौन सी टर्म, P प्लस रो GH, रो इज द डेंसिटी, G इज द एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी, H इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ओके सर, प्लस हाफ रो V स्क्वायर, V इज व्हाट, वेलोसिटी। ये कांस्टेंट होती है किसी भी एक पॉइंट की। अगर एक आइडियल फ्लूइड एक पाइप में बह रहा है जो कि टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे सब कुछ है, एरिया कभी अलग, हाइट कभी अलग, तो उसके हर पॉइंट पर क्या चीज सेम होगी, इन तीनों का समेशन। ये प्रूव करके बताया बर्नौली साहब ने, और ये कहलाई बर्नौलीज थ्योरम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। हो, इसलिए अगर प्रूफ तो ठीक है, आपको फील के लिए आना चाहिए, पर ये कहानी अच्छे से समझ आनी चाहिए, इसलिए उतार लो, समझ लो, रट लो दिमाग में, बैठा लो। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। बोलो क्लियर है क्या, अरे सोच लो, अरे पक्का समझ तो आए सर। P प्लस, अब इसको पढ़ेंगे अपन आगे, इसकी एप्लीकेशन को देंगे। अब बेसिकली अपने को ये क्या काम आता है, कैसे ऐसे सवाल करते हैं, वही अपने को पढ़ना है। दो चीजें बेसिकली इसमें फ्लूइड फ्लो में अपने काम की, एक तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1 V1 बराबर A2 V2, और दूसरा P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर फॉर एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड फ्लोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी दो पॉइंट का कुछ इक्वेट करना हो तो क्या करेंगे, ये P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर। डरने की, घबराने की, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो, अरे पक्का। बात तो आप सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, ठीक है सर, रट लो, दिमाग में बैठा। बोलो तालिए, समझा लिया, अरे हो गया क्या, P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर। गॉट योर पॉइंट सर, क्लियर है सर, समझ आया सर। चलो तो P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, दिस इज नोन एज बर्नौलीज प्रिंसिपल।
बर्नौलीज थ्योरम, जो तुम मानना चाहो। The Bernoulli equation simply states that the total energy per unit mass of flowing fluid at any point is the sum of kinetic energy, potential and fluid pressure energies, and this sum is constant everywhere in the fluid. इन्होंने समझाने का प्रयास करा कि भाई अगर आप इसको पर यूनिट मास ले लो, कैसा ले लो, डेल सी अपन ने पर यूनिट मास ले लिया। अच्छा, the Bernoulli theorem equation simply states that the total energy per unit mass बेसिकली उसने इसको प्रेशर एनर्जी से रिप्रेजेंट कर लिया, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये काइनेटिक एनर्जी। तो किसी भी एक जगह, इसे एक्चुअली क्या होता है कि समझने का प्रयास करो। जैसे नॉर्मल जो ब्लॉक होता है ना अपना, उसमें तो सर अपन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, यही करते हैं। जहां से रो जी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है नॉर्मल ब्लॉक में, है ना। कोई भी नॉर्मल ब्लॉक अगर यहां से उठा के यहां ले जाए, जैसे अगर उस डीएम को उठा के, नॉर्मल कोई ब्लॉक डीएम का होता है उसको उठा के यहां ले जाता, तो और ऐसे रफ्तार पे कुछ करते, तो बेसिकली अपन क्या बोलते हैं, सिर्फ ग्रेविटी अगर काम करते तो बोलते इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पर यहां पे ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि जब प्रेशर में वेरिएशन आता है आगे पीछे, तो वो भी प्रेशर भी अपने आप में एनर्जी कंज्यूम और रिलीज करता है। अरे हाँ, क्योंकि प्रेशर रिलेटेड टू फोर्स, फोर्स रिलेटेड टू वर्क डन। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। ठीक सर, तो P प्लस रो जी प्लस हाफ रो बी स्क्वायर। तो उसने वही समझाने के बताया कि एक प्रेशर में एनर्जी है पर यूनिट मास, ठीक है बंदा, एक प्रेशर में एनर्जी है किसी भी एक जगह पर, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टाइप एनर्जी है और एक काइनेटिक एनर्जी है। ये तीनों का सम कांस्टेंट रहता है। मतलब बेसिकली ध्यान से समझो तो किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो लॉजिकल भी है कि एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। पर जब फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है तो उसमें एक और टाइप की नई एनर्जी आती है जिसे हम प्रेशर एनर्जी बोल सकते हैं, विच इज बेसिकली स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अगर आपने किसी जगह पे प्रेशर ज्यादा बढ़ा दिया किसी कारणवश, तो वहां पे अपने आप एनर्जी बढ़ गई, अपने आप एनर्जी बढ़ गई है। भले सोच, भले ऐसे समझो, ऐसा पानी जो सेम हाइट पर है, पर एक जगह प्रेशर कम है, एक जगह प्रेशर ज्यादा है और वेलोसिटी सेम है, तो जिस जगह प्रेशर ज्यादा है उस पानी की एनर्जी ज्यादा होगी, ऐसा आप फील करो। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। तो किताबी डेफिनेशन की बजाय उसे फील करने का प्रयास करो कि अपने अंदर एनर्जी पार्टिकल यानी कि लिक्विड कैसे रखता है। आप ऐसा समझो, एक तो भाई हाइट की वजह से तो होता ही एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी में तो होती है, एक प्रेशर की वजह से भी होती है लिक्विड में, क्योंकि वो बदल लेता है। अरे हाँ सर, थोड़ी फील आई, समझ में भी आया, मजा भी आया। अरे हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का? बात तो सर आपकी समझ आई, अच्छी भी लगी, मजा भी आया। चलो भाई, बहुत बढ़िया। ओहो, थोड़ी सी बेसिक से एक सवाल से चालू करते हैं। प्रेशर वेरिएशन इन हॉरिजॉन्टल ट्यूब। आज समझो आपकी ट्यूब पूरी हॉरिजॉन्टल, अगर ट्यूब हॉरिजॉन्टल है तो हाइट तो सेम है, ओके, पर एरिया चेंज हो रहा है। देखो पॉइंट ए पर एरिया, मतलब दोनों जगह एच तो सेम है, ये अपना ए पॉइंट है, ये अपना एक बी पॉइंट है। बोलो क्लियर? पानी बह रहा है इस ट्यूब में, ठीक सर बह रहा है। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, पहले मुझे बताओ कि पानी ऐसे बह रहा है, ए से बी पूरी, ठीक। मेरे को बताओ, जब ए से बी जाओगे, मुझे एक चीज बताओ, कमेंट ऑन वेलोसिटी व्हेन मूविंग फ्रॉम ए टू बी। जब हम ए से बी जा रहे हैं तो स्पीड यानी वेलोसिटी का क्या हो रहा है? बढ़ रही है, घट रही है, वही रह रही है? बोलो, डायग्राम देख के बोलो, बोलो क्या हो रही है? अरे बोलो, अरे बोलो। जब ए से बी जा रहे हैं तो वेलोसिटी का क्या हो रहा है बताओ? सर a1 v1 बराबर a2 v2। अगर यहां पे v1 मान लें, यहां पे v2 मान लें, ये a1 मान लें, ये a2 मान लें, तो सर दिखाई दे रहा है a2 a1 से कम है तो v2 v1 से ज्यादा है। अरे हाँ सर, अब सोच, अब सोच, वेलोसिटी बढ़ गई। अगर वेलोसिटी ए से बी जाने में वेलोसिटी बढ़ गई, देन कमेंट ऑन प्रेशर। बताओ प्रेशर का क्या होगा जब ए से बी जाएंगे? जब ए से बी जाएंगे तो बताओ प्रेशर का क्या होगा? अरे बोलना पड़ेगा।
अरे बोलो भाई, प्रेशर का क्या होगा? देन कमेंट ऑन प्रेशर। बोलो प्रेशर का क्या होगा? शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। बोलो, अरे बोलो बोलो, अरे हाँ हाँ। देन कमेंट ऑन प्रेशर। बोलो। अच्छा सर, देन कमेंट ऑन प्रेशर। अगर रफ्तार बढ़ गई तो प्रेशर, तो प्रेशर, तो प्रेशर बढ़ा घटा उतना ही। बोलो सर, रफ्तार बढ़ी तो प्रेशर बढ़ा कि घटा कि उतना ही रहा? बोलो। जैसा अमूमन लगता है ना, उससे थोड़ा उल्टा होता है। सोचो, अपन तो बर्नौली लगाते हैं, बर्नौली हमें लगानी आती है। रोजिए दोनों जगह सेम है, तो प्रेशर एट ए प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू प्रेशर एट बी प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच। रो जी एच ने रो जी एच को मार दिया, तो प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अरे हाँ सर, अब V2 तो बड़ा है, यानी कि ये टर्म पॉजिटिव है, यानी कि PA ज्यादा है PB से। अरे हाँ सर, तो ऐसा मत सोचना कि रफ्तार बढ़ी तो प्रेशर बढ़ गया ना, बल्कि रफ्तार बढ़ी तो प्रेशर घट गया। रफ्तार बढ़ी मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, वो कहीं ना कहीं से तो आई होगी, ग्रेविटेशन तो बढ़ नहीं रही, हाइट सेम रखी है, तो भैया प्रेशर घटा होगा। ओ हो, तो रफ्तार बढ़े सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे तो प्रेशर, प्रेशर घट जाता है, प्रेशर घट जाता है। अरे बोलो भाई, बोलना पड़ेगा, हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। बोलो समझ आया क्या? वही इक्वेशन अपन लिख दी, देखो इसको पीबी को इधर ले आओ तो वो V1 माइनस V2 स्क्वायर हो जाएगा, PA प्लस हो जाएगा। ठीक, पर PA माइनस PB तो हमारा पॉजिटिव है ना, V2 अपना बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि भैया एरिया घट गया, एरिया घट गया तो V2 बढ़ गया। अरे हाँ सर, तो भैया रफ्तार बढ़ी तो प्रेशर घट गया। लगता उल्टा है, लॉजिकली भी सोचो, अगर यहाँ पे कोई मास है और उसकी रफ्तार बढ़नी है तो लॉजिकली इधर का प्रेशर ज्यादा होना पड़ेगा। अरे हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल, इसमें कभी कभी क्या है, बच्चे को उल्टा लगने लगता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसा नहीं रफ्तार बढ़े तो सर प्रेशर बढ़ गया, नहीं, अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है तो रफ्तार बढ़ी तो प्रेशर घट गया। अरे हाँ, बोलो समझ आई छोटी सी बात? P plus rho GH plus half rho V square for any flowing fluid remains constant, remains constant। अरे हाँ सर, बोलो क्लियर? अरे पक्का? अरे आगे बढ़ जाऊं? अरे सोच लो। हाँ सर बढ़ जाओ, शर्माओ मत सर। ओके बढ़ जाते हैं। If area of the tube decreases, pressure due to liquid also decreases। ओह, कंफ्यूजन ऐसे भी हो सकता है। कोई आपसे पूछे भाई एरिया घट गया तो बताओ प्रेशर का क्या होगा? अब बच्चे को लगता है सर एरिया घट गया तो प्रेशर तो बढ़ जाएगा, पर ऐसा हो नहीं रहा। देख, एरिया घट रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ रही है तो प्रेशर घट रहा है। और हाँ, इधर ऐसे डर लगने लगता है कि बताओ एरिया घटा तो प्रेशर का क्या हुआ? एरिया घटा तब भी प्रेशर घट गया। देख, यहां से लेकर यहां तक एरिया घटा, वेलोसिटी बढ़ी, प्रेशर भी घटा। अरे हाँ सर, बात तो एरिया घटे प्रेशर बढ़ गया, ऐसा नहीं हुआ फ्लूइड में, उल्टा हो गया अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है तो। इसलिए बच्चे को कंफ्यूजन होने लगता है कि वो दूसरी तरीके से सोचने लग जाता है। नहीं आई बात समझ? अरे आई कि नहीं आई? हाँ सर, सो द एरिया ऑफ द ट्यूब डिक्रीजेस, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड आल्सो डिक्रीजेस। क्या बात क्लियर है एकदम पीछे वाली? अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। समझ तो आई सर, अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर। ओके नाउ अब सवालों की वैरायटी में जा रहे हैं धीरे धीरे आप, ठीक है, ताकि आपको फील आए। आ जाओ। कैसे? सुनो, इसे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। नाम वाम छोड़, काम की बात सुनो। एक कंटेनर, उसमें पानी भरा है। पहले एक बात समझो, अपन मटकी भरते हैं, उन्होंने मटकी में नीचे छेद कर दो। आजकल तो टैप वाली पॉट भी आने लगे हैं, बिल्कुल। तो उसमें जब अपन नीचे से ढक्कन खोलते हैं
या टैप खोलते हैं, जब छेद कर दो तो क्या पानी निकलता है रफ्तार में, और जैसे ही बॉटल खाली होने लगती है वैसे ही, अगर आपने कभी वो देखा अपना कैन, जो पिकनिक पे वाटर बॉटल ले जाते हैं उसमें नीचे वो होता है ना, हाँ कंटेनर, उसका अगर आप नल को खोल दो तो पानी आता है रफ्तार में। उस वो जो ध्यान देना एक बात कि जितना ज्यादा पानी भरा होता है ना उतना तेज पानी आता है। शादी वादी में खाना वाना खाने गए हो तो भैया हाँ कुछ कुछ चीजें तुमने कॉमन सेंस की करी होंगी, वो सब सिखाऊंगा। अरे हाँ, तो रफ्तार में पानी आता है अगर ज्यादा पानी भरा हो तो, हाँ सर, वो रफ्तार क्या होती है उस पर बात कर रहे हैं, ध्यान से। जनरली जो हमारा कंटेनर होता है, जनरली जो हमारा कंटेनर होता है उसको समझने का प्रयास करो, उसका बेस काफी मोटा होता है और जो छेद होता है वो बहुत छोटा होता है। खैर, अब आप एक बात समझो, ध्यान से ध्यान समझो, मैं आपको पहले कहानी पूरी एक साथ ही समझा देता हूं। मान लो कि एरिया ए, ये जो जिससे छेद से बाहर आ रहा है इसका छोटा एरिया है ए, ये एरिया किसका है, जो कंटेनर टॉप एरिया है, और छेद का एरिया ये है, और छेद टॉप लेवल से एच नीचे। ओके, बात सर आपकी बिल्कुल सही है। अब तो एक बात समझ, तो यहां से लेकर मान लो अपन ने छेद को खोल दिया तो पानी नीचे आएगा और छेद से बाहर निकलेगा, छेद से बाहर निकल रहा है B1 से। अब समझ, हमारे लिए यहां से लेकर यहां तक ये फ्लूइड फ्लो ही तो है, ये बड़े एरिया से छोटा सा एरिया, और हाँ जैसे समझ, यहां पे एक पॉइंट ए है, यहां पे ये पॉइंट एक बी है जो बाहर निकल रहा है पानी, इसमें मैं बर्नौली लगाऊं, पानी जैसे ही बाहर आ गया उसका प्रेशर तो P0 ही हो गया। जब वो, या कंफ्यूज मत हो ना, ऐसे समझ, ये देख, मान लो कि ऐसे छोटा सा छेद है ना ये, अब जो आपका पानी है ना उसके यहां पे तो प्रेशर है, पर जैसे ही ये पानी यहां बाहर आया, इस जगह प्रेशर कितना है, तो P0 है, तो हवा में आ गया। यहां पे प्रेशर कितना है, P0 है। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब मैं ए से लेकर बी तक क्या लगाना चाहता हूं, बर्नौली। यहां मान लो V2 रफ्तार है, यहां पानी निकला V1 से, क्या V1 निकालना ही हमारा धर्म है? अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इस पूरे केस में एक चीज तो वैलिड है, एरिया ए इंटू V2 इक्वल टू छोटा एरिया ए इंटू V1। क्या ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? अरे हाँ सर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बिल्कुल सही सर। अब एक अपन बर्नौली लगाते हैं, यहां पे प्रेशर P0, अगर मैं इस जगह की हाइट को बेस मान लूं तो ये हाइट कितनी, h, तो P0 प्लस रो जी एच इस जगह प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर इक्वल टू, इस जगह लिखो P0 बी वाली जगह पर, बी वाले पॉइंट पर P0 प्लस रो जी एच, एच यहां का 0 हो गया, हमने बेस यही मान लिया, तो 0 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। P0 ने P0 को मार दिया, P0 ने P0 को मार दिया, H कुछ बचा नहीं। ध्यान से देखो, क्या V2 को लिख सकते हैं, हमें V1 चाहिए ना, तो रो जी एच प्लस हाफ रो V2 को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर V1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर। तो रो ने रो को मार दिया सब तरफ, तो जी एच इक्वल टू हाफ V1 स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही। तो देखो 2GH, V1 क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सही चल रहा है ना? नहीं, गलत लिखा गया ना, उल्टा लिख दिया। ये 2GH, यहां पे क्या आया, ए स्क्वायर, और नीचे क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट इक्वल टू V1। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, ये आ गया V1। हाँ, ये रियल आंसर। बट एक बात समझो, बट इन मोस्ट
ऑफ द केसेस क्या बड़ा ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए? और हाँ सर, बड़ा ए इज वेरी वेरी, मैंने इस पर सब सही लिखा ना? हाँ सब सही चल रहा है बिल्कुल। बड़ा ए इज ग्रेटर देन, जनरली क्या होता है भैया, इसका एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर या थोड़ा और कम, पर छेद तो 1 mm स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा होता है छोटा छोटा सा, और जनरली ऐसा होता है। देयरफॉर अगर ऐसा है तो क्या ए स्क्वायर is also greater than a square, therefore क्या a square minus a square is approximately a square, therefore v1 is simply √2gh। और हाँ सर, 99% सवालों में क्या ये ओरिफिस वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स √2gh बन जाती है आसानी से। और हाँ, ये √2gh में एक लाइन में भी निकाल सकता था बहुत आसानी से, पर आपको एक कहानी समझ में आनी चाहिए। अच्छा, इसलिए रियल फॉर्मूला ये है, पर आपके 90% सवालों में आप √2gh से लिख लोगे। अगर कभी एरिया के बारे में कुछ ना बोला हो, ऐसे लिखा होगा स्मॉल ओरिफिस एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, तो मान लेना कि उसने मान लिया ये अजम्पशन है। अरे हाँ सर, और नहीं माना हो तो ये करना पड़ेगा, पर 90% सवालों में वो ऐसा मान लेगा, तो आंसर सिर्फ √2gh से ही काम चल जाएगा। आंसर सिर्फ √2gh से ही काम चल जाएगा। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। समझ आया क्या? कहानी पूरी समझ में आई क्या? ये फील आनी चाहिए क्यों करा हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में लगा लिया। पानी अगर बाहर आ गया तो प्रेशर तो P0 ही हो गया, एयर में आ गया, अब तो छोटे से उससे बाहर आए तो भैया अब तो अगर हवा में पानी आ गया, पाइप के अंदर नहीं है, तो प्रेशर P0 ही हुआ ना एयर वाला। और हाँ सर, बात आपकी सही है। इसलिए बी पर प्रेशर P0, ऊपर भी प्रेशर P0। क्यों? इसके इस पॉइंट ए के जस्ट ऊपर भी तो एयर है, वो भी प्रेशर P0 है, बीच में कहीं अलग होगा, पर हमने तो यहां से यहां तक लगा ली और पूरा समझाया और बोल दिया कि वास्तविकता में फॉर्मूला ये होता है भले, पर अपन उसको लिख लेते हैं √2gh। क्यों भैया? क्योंकि बड़ा ए बहुत बड़ा होता है छोटे ए से, तो ये वाली टर्म के अप्रोक्सीमेटली a स्क्वायर हो जाएगी, तो भैया आंसर √2gh हो जाएगा। मैं √2gh भी प्रूव कर सकता था डायरेक्ट, पर मैंने पूरा प्रूफ समझाया। और 90% सवालों में √2gh से ही काम चलेगा, 90-95% सवालों में, पर अपने को कहानी पूरी समझ में आनी चाहिए। कहानी पूरी समझ में आनी चाहिए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, मजा भी आया सर, बोलो, अरे सोच लो। क्लियर है सर? बहुत बढ़िया सर, सही लग रहा है सर। और वाह, उतार लो, उतार लो, समझ लो, अरे उतार लो, समझ लो, बोलो समझ आया क्या? अरे सोच लो भाई। समझ तो आया सर, समझ तो आया सर, फील भी आई सर, बिल्कुल क्लियर है सर। चलो भाई, अरे हो गया क्या? अरे हो गया क्या? अरे बोलो भाई, हो गया क्या? हो गया सर, हो गया सर, हो गया, बिल्कुल हो गया। आगे बढ़ जाऊं तो सही लगा है। √2gh कब? जब ये वाला आसानी से वाटर कम्स आउट ऑफ द ओरिफिस। और अगर आप इफ यू डू नॉट अज्यूम v2 इक्वल टू 0, ये v2 इक्वल टू 0 कब मानते हैं? ध्यान से समझो, जब a को बहुत बड़ा मान लेते हैं। जब a को बहुत बड़ा मान लेते हैं तो ऐसा मान लेते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आपकी v2 कैसा हो गया? अप्रोक्सीमेटली 0। तो डायरेक्ट यहां से आता कि बर्नौली लगाते हैं और डायरेक्ट √2gh ले आते हैं। कैसे ले आते हैं? अगर आप सोचो, आप ये असम्पशन ले लो पहले ही, तो √2gh डायरेक्ट आ जाएगा। पॉइंट ए पे प्रेशर P0, रफ्तार 0 और 𝜌gh, तो बस सिंपली 𝜌gh इक्वल टू बी पॉइंट पर प्रेशर P0, वो कट जाएगा, उसकी लिखने की जरूरत नहीं है। 𝜌gh 0 हाफ 𝜌v स्क्वायर, रो ने रो को मार दिया, v के लिए √2gh। अरे हाँ सर, तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, पर मैंने पूरा प्रूफ करके बताया ताकि आपको फील आए कि √2gh एक असम्पशन के बाद आता है कि जब आप बड़े को बहुत बड़ा
मान लेते हो तो उसकी रफ्तार को लगभग नेग्लिजिबल मान लेते हो। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। इसलिए √2gh आया। फिर हमने बोला कि इफ यू डू नॉट अज्यूम v2 0, मतलब a को सिग्निफिकेंस मानेंगे तो अपना ये आंसर। बोलो क्लियर है? ऐसे रख सकते हो व्हेन ए, रियल कहानी ये a ग्रेटर देन a, और वी कैन से v2 इज अप्रोक्सीमेटली 0, देन v1 इक्वल टू √2gh। अरे हाँ सर, ये कहानी वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स की ऐसे याद होनी चाहिए। पर याद रखना कि अगर कुछ ना बोला हो तो √2gh से ही काम चलाना। अपने आप मान लेना कि भैया एरिया बहुत बड़ा है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल क्लियर है, जोरदार है, मजेदार है। बोलो समझ आया क्या? अरे सोच लो, समझ आया? अब इसमें बहुत सारे सवाल हैं। एक छोटा सा ऑप्शन, जैसे तुमने कभी कभी देखा होगा, तुम पिकनिक पे वो वाटर बॉटल ले गए, हाँ ले गए। ये घर पे भी कभी देखा हो, उसमें नल से दबाओ। ये कभी शादी आदि में गए हो तो कैंपर रखे होते हैं, उसमें से अपन पानी लेते हैं, पानी आना बंद हो जाता है, उसको हिलाते हैं, अरे पानी तो है पर पानी नहीं आ रहा। तो तुमने एक कॉमन चीज करी होगी, क्या करते हो तुम बताओ? ढक्कन खोल देते हैं। किसका? कंटेनर का। तो पानी आने लगता है। अरे तो हमने शादी में बहुत करा है सर। सोच अब ऐसा क्यों होता है? सवाल ये, ऐसा क्यों होता है? ये जो अपन पढ़ रहे हैं वहीं पे है उसका आंसर। हाँ सर, वो ना नीचे टाइट बंद हो अपना ढक्कन, तो थोड़ी देर पानी निकालते हैं, पानी होता है तब भी आना बंद हो जाता है। अरे हाँ सर, ऐसा होता है सर। बात सर सही आप कह रहे हो सर। सोच ऐसा क्यों होता है? यहीं पे आंसर। सोच ऐसा क्यों होता है? अरे हाँ सर, होता तो है, यहीं पे आंसर है जो पढ़ रहे हैं उसमें। बोलो क्यों होता है? सोच पाए? अरे बोलो भाई, या रिटर्न पे सोच के बताओगे? बोलो। अरे बोलो भाई। चलो मैं बताता हूं। ओके देखो भाई, एक्चुअली क्या होता है, अब अपन ढक्कन लगा दिया। जब ढक्कन लगाया तो थोड़ी सी एयर थी अंदर, जब एयर थी तो पीना था। अब हमने क्या करा, ये खोल दिया, नल टैप खोल दिया, जो हवा भरी हुई थी यहां पर उस ढक्कन बंद कर दिया। तो जो हवा भरी थी उसका प्रेशर पी नॉट था। पर अब क्या हुआ, पानी खाली हुआ। हो अरे हाँ, तो पानी आना बंद हो गया। ऐसा हुआ, बोल क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम प्रेशर ड्रॉप्स। पहले प्रेशर कितना था? बंद ढक्कन में पहले प्रेशर था पी नॉट, इस वाली जगह। अब क्योंकि एयर तो ढक्कन तो बंद कर रखा है, ढक्कन अगर बंद कर रखा है तो हवा तो आ ही नहीं रही, तो प्रेशर ड्रॉप कर गया। अरे हाँ, अब सोच पानी आना कब बंद होगा, ये भी सिखा सकता हूं मैं। सोच, यहां का प्रेशर हो गया मान ले पी डैश, पर जो पानी बाहर आना था उसका प्रेशर कितना होना था? पी नॉट। अब अगर बर्नौली लगाओ, V2 को अप्रोक्सीमेटली 0 मान लेते हैं अपन, उसके लिए परेशान नहीं होते। तो सोचो क्या लिखोगे, पी डैश प्लस √gh इक्वल टू पी नॉट प्लस √gh का 0 प्लस पानी बाहर नहीं आ रहा। तो ये ऐसा हो सकता है क्योंकि पी डैश इज लेस देन पी नॉट। तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो पानी आना बंद हो गया। अरे हाँ सर, समझ आया। जबकि हाइट है लिक्विड की, पर फिर भी पानी बाहर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि भैया इधर का प्रेशर कम हो गया, इधर का प्रेशर ज्यादा है पी नॉट, तो बैलेंस कर लिया। अरे हाँ, बात सही। अब सोच तू क्या करता है जिससे पानी फिर आने लगता है? बोल, क्या करता है जिससे पानी फिर आने लगता है? अरे बोलो भाई, क्या करता है जिससे पानी फिर आने लगता है? बोलो। तो ढक्कन खोल देते हैं। अब तो जैसे ढक्कन खोलेगा और तेरी हवा आ जाएगी, और ये पी डैश क्या हो जाएगा? पी नॉट, और पी नॉट होते ही फिर रफ्तार √2gh। अरे हाँ,
क्यों बंद ढक्कन में पानी आना बंद हो जाता है? क्योंकि उसकी एयर जो पहले कम जगह में थी अब फैल गई, तो प्रेशर हो गया कम, प्रेशर हो गया कम, और जो पानी बाहर निकल रहा है उसका प्रेशर तो पी नॉट है, तो भैया कुछ हाइट में रुक जाएगा। पर जैसे ढक्कन खोलोगे फिर से प्रेशर हवा अंदर आ जाएगी और प्रेशर हो जाएगा पी नॉट, अरे हाँ, और पानी बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई। काम की बात, शादी की बात, अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, समझदारी भरी है। अच्छा सुनो, अब ढक्कन खोल दिया ढक्कन, जो नॉर्मल करते हुए पानी आने लग गया, खुश हो, ढक्कन खोल के साइड में, समझ आ। अब सोचो, पानी आते 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 आखिरी में थोड़ा सा पानी रह जाता है, तो फिर पानी आने रुक जाता है, फिर तू क्या करता है बता? बहुत कम हाइट रखी तो √2gh नेग्लिजिबल हो गया। इफ h इज स्मॉल, √2gh इज ऑल्सो स्मॉल। हाँ, अब बहुत धीरे धीरे पानी आता है तो परेशान हो जाता है, तू बता क्या करता है पिकनिक वाले उस कैंपर के साथ? ढक्कन भी खोल रखा है, तू करता है उसको टेढ़ा कर लेता है। हाँ, सोच टेढ़ा करने से क्या होता है? ओह, पानी एक तरफ इकट्ठा हो गया तो हाइट बढ़ गई, हाइट बढ़ गई, हाइट बढ़ गई। तो व्हाई डू वी टिल्ट द जार when the water level is very less? Because by doing this we increases height, therefore √2gh increases and we will get the water with high speed. अरे हाँ, तो शादी में जो तुम खाना खाने जाते हो, वो जो कैंपर की कहानी है या जो पिकनिक में कैंपर की कहानी है, वो इसी कहानी से जुड़ी हुई है। क्यों पानी का ढक्कन खोलते हैं, क्यों टिल्ट करते हैं, जिससे पानी तेज आता है या रुका हुआ पानी भी आने लगता है। क्या बेसिक सी कहानी समझ आई है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। कंसेप्चुअल बातें थी, बोला थी कि नहीं थी? हाँ सर, थी तो सही सर, थी तो सही सर, कंसेप्चुअल बातें बिल्कुल थी सर, कंसेप्चुअल बात, इसमें कोई शक वाली बात। अब इसी से रिलेटेड थोड़े सही बताऊं तो बर्नौली तो उतनी है बस, P+ρg + ½ ρ स्क्वायर। अब इसके साथ खूब मैकेनिक्स मिलाते हैं अपन, मुझे टेन मिला लेंगे, थोड़ा बहुत वो मिला लेंगे अपने Vr/dm/dt, याद करके पढ़ के आना अगले टर्न पे, याद करो थ्रस्ट फोर्स, वेरिएबल मास, और हाँ थोड़ा थोड़ा उनको मिलाएंगे और सवाल बनाएंगे। वो सवाल अपन एक लिमिट तक करेंगे भी सही, पर बेसिकली कॉन्सेप्चुअल इतना ही। फिर इसकी एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे कि भाई वो जो अपना कटिंग वाला आपने फुस मारता है, पानी बाहर क्यों आता है। अरे हाँ सर, उसके बारे में बात करेंगे। पिताजी के स्कूटर से पेट्रोल कैसे निकालते थे, और हाँ सर, उस पर बात करेंगे। तो अगले टर्म पे मिलते हैं ऐसी सभी चीजों के साथ। तब तक के लिए सी यू, सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय।